नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। दिल्ली का चुनाव हर रोज़ नए-नए रंग बदल रहा है। अब का कांग्रेस पार्टी ने भी अपने चिरपरिचित चेहरे, अपने भरोसेमंद चेहरे, अपने पॉपुलर चेहरे राहुल गांधी को भी चुनाव में उतार दिया है। कल एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बड़ी रोचक बात की। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों चुनाव प्रचार में झूठा प्रचार। वहीं उन्होंने जातीय जनगणना की बात भी कही और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में आती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी बहुत तरीके की सुविधाओं की घोषणा पहले से भी कर चुकी है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे दिल्ली के जाने माने चेहरे शरद कोहली जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में क्या प्रभाव डाल सकती है। नमस्कार बिलाल भाई, नमस्कार एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा दिल से अभिनंदन। बहुत ही रोचक जैसा मैंने आपको याद है कुछ दिन पहले कहा था कि बहुत ही रोचक ये चुनाव होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। जबकि शुरू में माना जा रहा था कि शायद ये 2 पक्षीय रहेगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एक खाली नाम के लिए भूमिका रहेगी, पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, खासकर जब से संदीप दीक्षित जी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं और आपने ठीक कहा जब राहुल गांधी जी अब इस मैदान में कूद चुके हैं, तो ये मुकाबला और इंटरेस्टिंग बन गया और एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई कि पहले आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि ये कांग्रेस और बीजेपी जो है ये इकट्ठी एक ही थाली के सट्टे बट्टे हैं। अब जो है राहुल गांधी जी ने यही कहा कि ना तो बीजेपी ना आम आदमी पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स की बात की है। राहुल गांधी जी तो यहाँ भी कहा कि अडानी की कोई बात नहीं कर रहे केजरीवाल साहब, क्या बात है अडानी की क्यों नहीं बात करते हैं? अडानी राहुल गांधी जी के दिल के बहुत करीब का टॉपिक है और इसको वो अक्सर संसद में और संसद से बाहर इस नाम को ज़रूर लेते रहते हैं। जब से ये नारा दिया गया था हम दो हमारे दो, आपको याद होगा कुछ समय पहले, तब से अडानी जी को लेके टिप्पणियाँ आती रहती हैं, खासकर जब से हिंडनबर्ग का एपिसोड हुआ, उसके बाद अडानी पर अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने न्यूयॉर्क में आरोप लगाए भ्रष्टाचार के वगैरह-वगैरह। तो राहुल गांधी जी को वो फॉडर इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, जैसे चारा मिल जाता है एक्ट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो फिर अडानी मोदी जी की नज़दीकी दिखते वगैरह-वगैरह। उसमें नहीं थे, हम दिल्ली चुनाव पर अभी टिके रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये केजरीवाल साहब अडानी जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? केजरीवाल साहब कास्ट पॉलिटिक्स की, कास्ट सेंसस की बात क्यों नहीं करते? मैं तो ये कहूँगा राहुल गांधी जी को भी और सभी पॉलिटिकल पार्टी को, अरे भैया अभी तो यहाँ नॉर्मल सेंसस ही नहीं हुआ, कास्ट सेंसस तो बात की बात है। आप ब्राह्मण कितने हैं, शूद्र कितने हैं, वैश्य कितने हैं, ये मुस्लिम कितने, हिंदू कितने, ये तो आप बाद में गिनवाएंगे, पहले आप देश की जनता को तो गिन लीजिए। अभी तो देश की जनता ही बहुत सालों से सेंसस नहीं हुआ है, ये नहीं पता हम 140 करोड़ है, कोई 45 करोड़ कह देता है, कोई 142 करोड़ कह देता है, कोई 130 करोड़ में ये तसल्ली रख के बैठा है। तो किसी को मालूम ही नहीं कि हम लोग हैं असल में इस देश में है कितने? ऐसा मालूम पड़ा है कि हम दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं, पर इसका क्योंकि सेंसस नहीं हुआ है, तो इसका सत्यापन नहीं किया जा सकता, इसको सर्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता। एनीवे ये तो रही सेंसस की बात। पर मुझे लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स के ज़रिए राहुल गांधी जी फिर दलितों के, जाटों के, ओबीसीज़ के वोट पर उनकी नज़र है। उनको लगता है कि अगर अगर कास्ट सेंसस की बात दिल्ली में करी जाए, तो ये सामने आ जाएगा कि अलग-अलग कास्ट के खासकर जिनको वोटर बैंक बनाना चाहते हैं, जिनका वोट वो चाहते हैं, उनकी असल में गिनती कितनी है और उनके लिए वो पॉलिसीज़ अनाउंस करी जा सकती है। और उनको ये भी लगता है कि ऐसी जाति के लोगों को अगर हम गिन के बता दें, तो इनके लिए हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाई सकती हैं जो कि इन हित में हो और आगे मैं जाऊँ तो इनका वोट हमें मिल सकता है। कुल मिला के सारा वोटों का है, ये आप और हम जानते हैं। जितने वक्तव्य, जितने बयान, जितनी स्टेटमेंट, जितने भाषण, जितनी कैम्पेनिंग, जितनी नज़दीकियाँ, जितना प्यार, जितना मोहब्बत, जो भी मैं शब्द कहूँ यहाँ वो सब खेल वोट का, ये एक उँगली, एक बटन का सवाल है। उसके लिए ये इतना झंझट-झमेला, इतने बयान हैं। तो मुझे लगता है त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बयान से जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि जो इंडिया गठबंधन के दोनों साथी हैं, जिन्होंने वादा किया था एक टाइम कि हम सुख-दुःख के साथी हैं, वो ऐसा दिख रहा है कि मोदी जी को हटाने के साथी हैं। सुख-दुःख के साथी नहीं है क्योंकि जब बड़े अपना अब मैं कहूँगा कि अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है। जब उनको ठीक लगता है तो एक हो जाते हैं और वरना एक-दूसरे को खाली भी देने लगते हैं। लोग भी इस चीज़ को लेके बड़े कन्फ्यूज़्ड हैं कि भई असल में ये इंडिया गठबंधन के हैं या एक-दूसरे के ये विरोधी हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है दिल्ली की जनता को। जी, जी। लेकिन कोहली जी कांग्रेस पार्टी बार-बार दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित के कार्यकाल को गिनवाती है। वो बताती है कि शीला दीक्षित के समय में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया।
बहुत ज़्यादा दिल्ली का विकास हुआ, बहुत सारे हाईवेज़ बने। लेकिन पिछले 2 चुनावों में शीला दीक्षित का के द्वारा किए गए कार्यों को एक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, चुनाव के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। ये बात ठीक है कि शीला दीक्षित के कार्यों को दिल्ली के अंदर हर आदमी सराहता है, हर आदमी सम्मान शीला दीक्षित का करता है। लेकिन क्या इस बार शीला दीक्षित के कार्य को अगर कांग्रेस पार्टी जनता में रिकॉल कराने में कामयाब रही, तो क्या आपको लगता है कि वोट % में कोई सुधार हो सकता है? क्या कांग्रेस एक एक अपना वो खोया हुआ वोट प्राप्त कर सकती है? बिलाल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये इस बात पर निर्भर करेगा, अगर मैं आपके सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब दूँ, ये इन बात पर निर्भर करेगा कि क्या जनता जो शीला दीक्षित स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने जो काम किए थे, उसके साथ-साथ वो जो दूसरी चीज़ थी, जिसकी वजह से उस समय कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हुई थी। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत ही सख्त, और आम आदमी पार्टी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेजॉरिटी से दिल्ली में वापस आई थी। जी हाँ, ये सत्य है कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जितने फ्लाईओवर्स हैं, उसमें से ज़्यादातर फ्लाईओवर्स का श्रेय शायद शीला दीक्षित जी को जाता है। पर उस समय आपको याद होगा कॉमनवेल्थ स्कैम, को स्कैम, 2G स्कैम, ये सब जो घोटालों की उस समय ऐसी खबर आई थी, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। इन खबरों ने दिल्ली वालों को असमंजस में डाल दिया था। ये 2015 को मैं याद दिला रहा हूँ, कि जहाँ एक तरफ दिल्ली वाले फ्लाईओवर देखते थे, तो खुश होते थे, पर दूसरी तरफ जब घोटालों की बात सुनते थे, तो उनके अंदर रोष होता था। तो मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कांग्रेस के खिलाफ था, वो आम आदमी पार्टी को उस समय वापस ले आया। अब आपने सवाल किया है कि क्या आज संदीप दीक्षित जी या कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो दिल्ली के वोटरों को उस विकास की याद दिला के अपनी तरफ खींच पाएँगे कि नहीं खींच पाएँगे? क्यों उस टाइम की याद दिला रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी जो कर गईं, वो कर गईं। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक देखने को मिले, उसमें भी दवाइयों और टेस्टों पर घोटाले की खबर सुनाई दी। तो अगर तो दिल्ली की जनता, बिलाल भाई, वो जो 2 चीज़ें थी 2015 में, एक था विकास बुनियादी ढांचे का, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा था घोटालों की जो आवाज़ सुनाई देती थी। अगर तो दिल्ली की जनता घोटालों की आवाज़ को भूल चुकी होगी, खाली उनके दिमाग में फ्लाईओवर्स और बुनियादी ढांचा होगा, फिर तो आपने जो सवाल किया वो सही हो जाएगा, कि भई कांग्रेस को कुछ है, वो याद दिला के देखो 10 साल में कुछ नहीं हुआ। ये तो वही समय स्वर्ण काल था दिल्ली का, जब दिल्ली में विकास हुआ। 10 साल दिल्ली बिल्कुल रुल गई। इसको दिल्ली में एक शब्द होता है जिसको कहते हैं रुल गई, ये शब्द पंजाबी से आता है वैसे। इसको कहते हैं रुल गई, कि उसकी बेपरवाह हो गई, वो उसको बेपरवाह कर दिया गया, उसके लिए कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो अगर लोगों के दिमाग में ये रहा कि भाई चलो घोटालों को भूल जाते हैं, घोटालों की जो उस टाइम गूंज सुनाई देती थी, उसको भूल जाते हैं, हम खाली विकास की बात रखते हैं कि कांग्रेस ने विकास किया, तो शायद कुछ वोट कांग्रेस को इस बार मिल जाएँ। पर उसके लिए बहुत मेहनत कांग्रेस को करनी पड़ेगी, और साथ में मैं आपके शो पे पहले भी ये कह चुका हूँ कि कांग्रेस को खाली पुरानी यादें नहीं दिलानी पड़ेंगी। कांग्रेस को आगे आने वाले वर्षों की रूपरेखा बना के दिखानी पड़ेगी, कि आपका दिल्ली के लिए अब क्या सोच है, क्या रोड मैप है। अब ये जो 10 साल में अगर आप कहते हैं कि दिल्ली रुल गई, तो आप 10 साल में, आने वाले 5 साल में आप क्या-क्या करके दिखाते हैं? आपने क्या-क्या सोच के रखा है? खाली महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालना काफ़ी नहीं है। आप इसके अलावा आप दिल्ली में विकास के लिए क्या करेंगे? दिल्ली में गंदगी का क्या करेंगे? दिल्ली में प्रदूषण का क्या करेंगे? दिल्ली में सड़कों की हालत खराब है, उसके लिए क्या करेंगे? दिल्ली के अस्पतालों की हालत खराब है, दिल्ली के कुछ स्कूलों की हालत खराब है, जहाँ टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वगैरह-वगैरह। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो मुझे लगता है पूरी रूपरेखा कांग्रेस को बना के रखनी पड़ेगी। खाली पुरानी यादें दिला के इतने वोट नहीं आ पाएँगे जितनों की मुझे लगता है कांग्रेस के आला कमान उम्मीद कर रहे हैं। जैसे पुरानी यादें दिला के ही कांग्रेस इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती, उसे एक अपना रोड मैप रखना पड़ेगा। कोहली जी, आप दिल्ली में रहते हैं और आप दिल्ली में पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप दिल्ली में घूमते भी, आप दिल्ली में पले-बड़े भी। आज ज़मीन पर क्या स्थिति है? समाज क्या सोच रहा है? दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं? उनके दिल में क्या है? उनके दिमाग में क्या है चुनाव को लेकर? मुझे लगता है दिल्ली का जो आम नागरिक है, वो इस समय ये सोच रहा है कि भई कोई भी पार्टी आए, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, कांग्रेस आए, पर दिल्ली का जो राजधानी का ख्याति प्राप्त है दिल्ली को, दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्थाओं की वो राजधानी है। तो दिल्ली को एक मॉडल सिटी स्टेट बन के आना चाहिए।
दिल्ली में आते ही आदमी को ऐसा लगना चाहिए, अरे वाह! हम राजधानी में आ गए। पर जो लोग बाहर से दिल्ली आते हैं, कुछ इस दिल्ली का अगर हम छोड़ दें जिसको हम रेडियस दिल्ली कहते हैं, जहाँ पर सारे सेंट्रल दिल्ली में ये मंत्रियों के या पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंगले हैं, जजेस वगैरह रहते हैं, हमारे डिफेंस चीफ्स रहते हैं, उस इलाके को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी की दिल्ली की हालत इस समय खराब है। और कहाँ-कहाँ खराब है, मैं समझता हूँ 4-5 चीज़ें हैं जो इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को, दिल्ली वालों को सामने रख के चलनी पड़ेंगी कि आप इसका तुरंत निस्तारण किस प्रकार कर पाएँगे, तब वो वोट ले पाएँगे। पहला प्रदूषण, आज दिल्ली में बैठ के आप साँस नहीं ले सकते, आपको गंदी ज़हरीली हवा अंदर लेनी पड़ती है और पुअर को गुड कहा जाता है। जिस दिन दिल्ली का एक्यूआई लेवल पुअर हो जाता है, उस दिन कहते हैं आज दिल्ली की हवा अच्छी है। तो जहाँ पुअर को गुड कहा जाना चाहिए, आप समझ सकते हैं वहाँ क्या हालत है। दूसरा ट्रैफ़िक, दिल्ली में इस समय बेतहाशा गाड़ियों की बिक्री, टू व्हीलर्स की बिक्री होती है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की सड़कें धीरे-धीरे रिक्त स्थान उसमें गाड़ियों से भरा जा रहा है। और आप कहीं भी चले जाएँ, पहले होता था कि खाली वर्किंग आवर्स में ट्रैफ़िक होता था या स्कूल आवर्स में होता था। अब आप किसी भी समय, किसी भी दिन ले जाएँ, आपको जो 15 मिनट का सफ़र है, वो सफ़र आपका कम से कम आधे से पौने घंटे, 1-1 घंटे तक पूरा होता है। तो ट्रैफ़िक की समस्या दूसरी बड़ी समस्या है। तीसरा, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अब चरमरा रहा है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 10 साल पहले जो था, आज इतनी आबादी बढ़ने के बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इज़ाफ़े की ज़रूरत है। उसको हम अंग्रेज़ी में ऑगमेंटेशन कहते हैं। उसको ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। जो रिंग रोड, आउटर रिंग रोड आपने सालों पहले बनाई थी, आज ऐसी 3-3 सड़कें चाहिए, एक के ऊपर एक। डबल डेकर, ट्रिपल डेकर चाहिए क्योंकि ट्रैफ़िक की हालत ये हो चुकी है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लाईओवर्स और चाहिए। दिल्ली में यमुना, तीसरा मुद्दा मैं मानता हूँ। यमुना का केजरीवाल साहब ने वादा किया था, हम इसको यमुना वाटरफ्रंट बना देंगे, लोग यहाँ आके घूमा करेंगे और यमुना में तो आपको सफ़ेद झाग देखने को मिलती है। ये केमिकल फ्लो है। समुद्र के अंदर आप पानी को पीना तो दूर की बात है, आप शायद हाथ लगाना भी पसंद नहीं करेंगे और यमुना हमारे पौराणिक महत्व के हिसाब से पूजनीय है और दिल्ली के लिए बहुत बड़ा स्रोत है, मैं समझता हूँ। तीसरा, यमुना फ्रंट को जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसको ठीक करना पड़ेगा। चौथा, जो पानी की समस्या है, जो गंदा पानी लोगों के घर में आता है और पूरा पानी नहीं आता है, उस समस्या को लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। और पाँचवाँ, मैं मानता हूँ कि दिल्ली के जो कागज़ों पे अस्पताल, स्कूल आम आदमी पार्टी ने दिखाए हैं, बहुत अच्छे दिखाए हैं कि इसमें अमेरिका में स्टडी हुई है, हार्वर्ड में स्टडी हुई है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है। और आप स्कूल के अंदर उसको देखेंगे, आप जब अंदर स्कूल में देखेंगे, वहाँ पर बच्चों से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, तो आपको हकीकत कुछ बदली-बदली सी नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस समय चाहती है कि अगर हम राजधानी में रहते हैं, तो इसमें राजधानी वाली बात होनी चाहिए। अगर हम कहीं से छोड़ के बिल्कुल कोहली जी, ये तो आप वो मुद्दे गिना रहे हैं जो दिल्ली की समस्या है। मैं बुनियादी तौर पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस मौजूदा परिस्थिति में, इन मौजूदा मुद्दों के साथ सभी राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव में उतरी हुई हैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। आप किस पार्टी का अपर हैंड मानते हैं इस वक़्त? मुझे लगता है बिलाल भाई, देखिए, कोई भविष्यवाणी करनी तो मेरे लिए उचित नहीं रहेगी। इस समय अभी अभी मैं इलेक्शन की भविष्यवाणी से थोड़ा-सा दूर रहता हूँ, पर मैं आपको दिल्ली की जनता का मूड बता सकता हूँ। मुझे लगता है उससे आपको संकेत मिल जाएँगे, जो आप जवाब चाह रहे हैं वो आपको काफ़ी हद तक मिल जाएगा। दिल्ली की जनता, बिलाल भाई, सच पूछें, इस बार जितनी कन्फ्यूज़ है, उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि एक तरफ केजरीवाल जी की नाकामियाँ हैं, एक तरफ केजरीवाल जी पे आरोप हैं भ्रष्टाचार का और ये लिकर स्कैम वगैरह का। उनकी उनकी जेल की यादें अभी ताज़ी हैं लोगों के दिमाग में। ये भी सच है कि अभी आज भी उनको कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो है ना, नीचे कहीं आग है तभी धुआँ दिख रहा है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी जो 10 साल से लोगों को दिनों पर राज कर रही थी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो ये कहती है कि आप डबल इंजन सरकार दीजिए, तो हम दिल्ली को चलाएँगे। तो लोग उनसे ये पूछते हैं कि भई आप सिंगल इंजन ही चला देते, आप डबल इंजन आपस में लड़ाई झगड़े में तो रुल गए। हमारा तो ध्यान भी नहीं रखा गया, अगर आप चाहते तो आप हमारा ध्यान रख सकते थे। तीसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस की हिस्ट्री जो है वो हम सब जानते हैं, कांग्रेस दिल्ली से लगभग समाप्त हो चुकी थी। इस बार वापसी करने की कोशिश करी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस बार कन्फ्यूज़ है और मैं हँसी-मज़ाक की बात करूँगा, ये इसको सीरियसली अन्यथा ना लिया जाए। मुझे तो बहुत सारे वोटर ऐसे में तो भैया इस बार हम 3 पर्चियाँ बना देंगे घर पे और पर्चियों तीनों पे, एक पे कांग्रेस, एक पे बीजेपी, एक पे आम आदमी पार्टी लिख देंगे और घर में छोटे बच्चे से पर्ची उठा लेंगे
और जाके वोट वही जिस जो पर्ची निकली वो वोट दे देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता किसको वोट देना चाहिए, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा वेल विशर है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन वाक़ई में दिल्ली का विकास करके दिखाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये मज़ाक की बात आपको इसलिए करी क्योंकि दिल्ली का वोटर वाक़ई में कन्फ्यूज़्ड है। इस बार इतना कन्फ्यूज़्ड है, ऐसा पहले कभी नहीं था कि जितना इस बार उनके दिमाग में असमंजस है, कन्फ्यूज़न है। तो इसको बात को लेके बाकी अभी कुछ दिन बाकी हैं। इससे पहले कि चुनाव प्रचार शायद 3 तारीख के आस-पास रुक जाएगा। अभी लगभग हमारे पास 2 ढाई 3 हफ्ते का टाइम है। तो जिस फ़ोर्स से ये पार्टियाँ अपना प्रचार करेंगी, तो लोगों के दिलों को यकीन दिला पाएँगी, हम वाक़ई में इस बदहाली को ठीक करेंगे, उसकी तरफ वोट चला जाएगा। बाकी ये मैं पक्का कह सकता हूँ, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करूँगा कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बार राह कठिन दिखाई दे रही है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, "क्या भर लाऊँ जमुना से मटकी।" जमुना से मटकी तो भर ही नहीं सकते, वहाँ का पानी दूषित है। तो इसलिए वो राह ज़रूर कठिन है आम आदमी पार्टी की। इतना मैं यकीनन तौर पे कह सकता हूँ, इसका फ़ायदा कांग्रेस उनके कुछ वोट काट लेगी, एक उनके सिर पे वो भी चिंता हो गई है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कूद पड़े हैं, कुछ वोट वो ले जाएँगे, ये भी चिंता हो गई है। समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन दे दिया है, उधर से बहुजन समाज पार्टी आ गई है। तो मुझे लगा दिल्ली में इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है इस बार। दिल्ली का वोटर आप सच मानेंगे, वाक़ई बहुत कन्फ्यूज़ है। बहुत ठीक बात कही कि दिल्ली का वोटर इस बार कन्फ्यूज़ है, जिस तरह से तीनों पार्टियों के बड़े-बड़े वादे भी हैं, लेकिन तीनों पार्टियों पर सवाल प्रश्न चिन्ह भी लगे हुए हैं। तो इस कन्फ्यूज़न में इस नतीजे पे किसी नतीजे पे तो नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन ये भ्रम की स्थिति हमेशा चुनाव को त्रिकोणीय ज़रूर बनाती है। आपने हमसे बात की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम एबीसी हिंदी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमसे हमें अपने विचारों से हमें नवाज़ते रहें। शुक्रिया। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ